नमस्कार। आपस की बात में आप सबका स्वागत है। आज हमारी मेहमान हैं रेवती लॉल। रेवती लॉल टीवी जर्नलिस्ट थी और आज भी हैं, जैसा वो कहती हैं। और इसके बाद उन्होंने किताब लिखी, एनाटॉमी ऑफ हेट। ये जो है दंगा और दंगाइयों की मानसिकता को समझने के लिए किताब उन्होंने लिखी थी। और इसके बाद अब रेवती जो हैं समाज के बीच में उतर के नई कहानियां ढूंढ रही हैं। इसके बारे में अगली बार उनसे एक तफसील से चर्चा करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये अभी शुरुआती दौर है और जब एक बार उनके पास काफी सामान हो जाएगा और समझ गहरी हो जाएगी तब उस विषय पर बात करेंगे। लेकिन आज हम रेवती से लॉन्ग फॉर्म जर्नलिज्म में बात करेंगे, के बारे में बात करेंगे। इसका हिंदी में कोई सीधा सीधा अनुवाद तो नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्री या रिसर्च पर आधारित धारावाहिक रिपोर्टिंग, इनको हम लॉन्ग फॉर्मेट जर्नलिज्म का हिस्सा मान सकते हैं। तो आइए बिना समय बर्बाद किए अब रेवती जी से बात करते हैं। रेवती जी, आपका स्वागत है आपस की बात में। और नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू। और आप, पहला सवाल मेरा यही है कि आप दर्शकों को यह बताइए कि लॉन्ग फॉर्मेट जर्नलिज्म क्या है। सीधा अनुवाद ये है कि एक कहानी पर लंबे समय बिताना, मतलब कई साल, कई दशक भी हो जाता है कुछ पत्रकारों के साथ। और ये इसलिए है क्योंकि कई कहानियां इतनी उलझी हुई हैं कि उनको उभर कर सामने लाने के लिए बहुत वक्त लगता है, उनको समझने के लिए बहुत वक्त लगता है। और उसका मेन उद्देश्य ये है कि हम आजकल के चुंगल में से जो चीजें सामने आती हैं उन्हीं को प्रदर्शित करके हम कई राजनीतिक झांसों में फंसते हैं बिना समझे। जिनकी सेटिंग किसी और ने कर रखी है, हम सिर्फ उनको उनके कठपुतलियां बनते हैं। क्योंकि जैसे कि आप हाथरस के बलात्कार को ही ले लीजिए, जो हाल ही में हुआ था। उसके उछाल में जो कहानियां आई, उसी के झांसे में अगर फंसे तो उसके नीचे जो दबे हुए षड्यंत्र हैं उनको समझने के लिए समय लगता है। तो वो समय का उपयोग करना किसी चीज को कुरेद कर निकालने के लिए, उसको बोला जाता है लॉन्ग फॉर्म जर्नलिज्म, मतलब लंबे समय तक कहानी के साथ गुजरने का प्रयास। ये तो बहुत, मतलब मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए ये जो आपने अभी बताया है ये एक तरीके की रेवोल्यूशन ही कहेंगे। क्योंकि लॉन्ग फॉर्मेट जर्नलिज्म जो है, अगर आपसे मैं पूछूं कि जो आपने कहा कि कुछ कहानियों के साथ बरसों जुड़े रहना पड़ता है या उनके साथ चलना पड़ता है, तो आपको कोई एक ऐसी कहानी याद आती है भारत में या विदेश में जिसमें कि जर्नलिस्ट जो थे उस कहानी के साथ बरसों नहीं तो कम से कम कुछ महीनों साथ चलते रहे, एक दो साल कम से कम साथ चलते रहे? ऐसे बहुत से हैं, बल्कि आजकल मैं पत्रकारिता पर ये लंबे समय तक कहानी गुजार के लिखने के लिए एक क्लास भी पढ़ाती हूँ अंबेडकर यूनिवर्सिटी के छात्रों को। और तीन ऐसे उदाहरण उनको दिए। उनमें से एक जो मुझे सबसे अच्छा लगा और जो कुछ साल पहले ही लिखी गई थी, वो अमन सेठी जो है पत्रकार हैं। उन्होंने एक किताब लिखी, एक आजाद व्यक्ति, फ्री मैन, लेकिन उसका आजादी से मतलब था उसने एक मजदूर को के साथ एक साल बिताया, एक दिहाड़ी मजदूर के साथ। और उसने कहा कि देखो, जो लोग बंदी बनकर काम करते हैं वो उसके उनके ठेकेदार पैसे लेकर और उनको उनकी तनख्वाह में से थोड़ा थोड़ा ही ब्याज दे वो रख लेते हैं रकम उनकी। तो उसके बाकी रकम रिकवर करने के प्रयास में ही वो उनके झांसे में झूलते रहते हैं और वो बंदी बन के रह जाते हैं। मैं ऐसा नहीं करता हूं। तो जिस दिन, एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन वो दिहाड़ी देना बंद कर दे, मैं काम छोड़ देता हूं और उस पैसे को उड़ाता हूं। तो मैं एक आजाद आदमी हूं। तो उसने एक लंबे अरसे तक एक मजदूर के साथ समय क्यों बिताया, और उससे हमारे इस पूरे दुनिया को देखने, समझने
का दायरा कैसे खुल गया और कैसे बदल गया, वो ये है, और इसलिए लंबा समय मायने रखता है। वो इसलिए कि हम जब मजदूरों की बात करते हैं, जैसे आजकल हम मजदूरों के बारे में इसलिए बात करते हैं क्योंकि कोरोना के चक्कर में कई बेरोजगार लोगों को बसों में धकेल धकेल के अपने प्रदेश भेजा गया, कई लोगों को वापस कर दिया गया। इस पूरे तहकीकात में हमने उनको सिर्फ एक आंकड़ा बनाकर छोड़ दिया या बेचारे बनाकर छोड़ दिया। हमने उनमें कोई अद्भुतता, एक अलग पहचान, एक अल्लड़पन, एक गुस्सा, एक अहंकार समझा ही नहीं। मतलब हमने भी उनको इस तरह से लिखा कि ये आदमी नहीं है, पजामे है। तो अगर उनको पजामे से एक आत्मीयता देनी है, एक इज्जत देनी है, तो इज्जत देने के लिए हमें मजदूर जैसे मैं अगर आप केशव के बारे में स्टोरी लिखूंगी तो मैं, अगर आपको कैसे लगेगा कि मैं बोलूं कि ये एक मध्यम वर्ग यूपी के पैदाइशी आदमी की कहानी है, आपको लगेगा तो वो तो बहुत सारे लोग हैं। तो मैं कहूंगी हाँ, आप उस बहुत सारे में से एक हैं, तो आपकी आत्मीयता खत्म हो जाती है, आपकी पहचान खत्म हो जाती है। लेकिन आप में इतना अहंकार है कि आप अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं और बोल सकते हैं कि नहीं जी, मेरी कहानी ये है, मैं केशव हूं, आप प्लीज केशव की कहानी लिखिए। तो अशरफ की कहानी अमन सेठी ने इस तरह से लिखी कि वो एक अद्भुत, बड़े रसीले, दिलचस्प व्यक्ति की कहानी है एक मजदूर की कहानी, लेकिन सिर्फ एक मजदूर की कहानी नहीं है, वो एक बहुत ही हंसमुख, दिलचस्प इंसान है, इसलिए कहानी। और उसमें फिर एक इंसानियत, एक गर्व, एक पहचान, उस चीज को वापस लाना ने उस पूरे इस दुनिया को एक अलग पहचान दी। सिर्फ मजदूरों को एक अलग पहचान नहीं, दुनिया को देखने की एक अलग पहचान दी कि हम अगर मानवता चाहते हैं, हम बराबरी की दुनिया बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले सबको गर्व और सम्मान और अपनी पहचान देनी होगी, और सबको उस तरह से देखना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। ये है लंबे समय गुजारना एक चीज के साथ, ताकि उसके अंदर को खुरीद के एक नई पहचान बनाना, एक नई दुनिया की कल्पना करना। एक चीज है हकीकत को बताना, लेकिन हकीकत को इस तरह बताना कि वो हकीकत ही बदल जाए और उसके पीछे की जो राजनीतिक षड्यंत्र है वो सारे उसके धागे खुल जाएं। वो चीज तभी हो सकती है जब आप लंबे समय तक किसी चीज के साथ गुजारते हो। नहीं तो आप देखो, पत्रकारिता का सही श्रेय इसलिए दिया जाता है जब पत्रकारिता ये मानी जाती है या मानी जाती थी कि ये गणतंत्र या किसी भी समाज का एक अहम हिस्सा है, उसको बरकरार रखने के लिए। क्या बरकरार रखने के लिए? क्या एक तानाशाही सरकार को बरकरार रखने का एक कोशिश है, या मानवता वापस लाने की कोशिश है? अगर मानवता वापस लाने की कोशिश है ये प्रयास, तो फिर जो झांसे में फंसने वाले, बिना सोचे समझे झांसे में फंसने वाली चीजें जो होती हैं, क्योंकि हड़बड़ी में, जल्दी में 2 मिनट मैगी नूडल की तरह तैयार करके खबर पेश किया जाए, तो उसमें फिर हम राजनीतिक झांसे जो कोई और बना रहा है उन षड्यंत्रों में ही फंस रहे हैं। उसमें ना फंसने का प्रयास तभी हो सकता है जब हम एक तो ये षड्यंत्रों की पहचान करें, और दूसरा उसका सामना करके उसके नीचे की हकीकत जो छिपाई गई है, जो दबाई गई है, उसको दिखाने का प्रयास करें। ये एक अहम और बहुत जरूरी चीज है। पत्रकारिता का सही उद्देश्य यही है, और सही मायने से पत्रकारिता का मतलब भी यही है। उसको अगर हम खो बैठे तो हम पीआर एजेंट ही बन जाएं, किसी की तारीफ करना, उसमें पैसे भी बनते हैं। हम जैसे लोगों को ये फिरना नहीं पड़ेगा कि यार कल की रोटी कहां से मिलेगी, कौन छापेगा हमारी स्टोरी, हम तो सबसे टक्कर लेने वाले हैं, है ना, सिर्फ निंदा ही मिलती है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर राजकमल झा ने स्टेज पर
हमारे प्रधानमंत्री के सामने जब इंडियन एक्सप्रेस के अवार्ड हो रहे थे 2 साल पहले, और प्रधानमंत्री वो अवार्ड दे रहे थे, गोयनका, रामनाथ गोयनका जो उनके फाउंडर है, उनके अवार्ड दे रहे थे, तो मोदी जी ने कहा था कि देखो इंडियन एक्सप्रेस जैसी अखबार बहुत प्रशंसनीय इसलिए है क्योंकि जब इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस की प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी घोषित करके सबके हक छीन लिए थे और इमरजेंसी घोषित करके सब लोगों के हक काबू में कर लिए थे और सबके हक छीन लिए थे, तब इंडियन एक्सप्रेस ने इसको खिलाफ लिखा और सब लोग जेल गए। फिर एडिटर ने मुड़ के प्रधानमंत्री को कहा कि जी हमें जब बहुत चिंता होती है जब नेता हमारे प्रशंसा करने लगते हैं, क्योंकि नेता जब पत्रकार का प्रशंसा कर रहा है इसका मतलब कि पत्रकार अपना काम नहीं कर रहा है। और उन्होंने सीधा मोदी जी को जवाब दिया कि बहुत कम लोगों को पता है कि इंडियन एक्सप्रेस ने ऐसे कई पत्रकारों को इस्तीफा दे रखा है जब उनके प्रशंसा नेता ने की है। हमारा गर्व इसी में है कि आप लोग निंदा करें। हम अपना काम सही कर रहे हैं जब आप निंदा कर रहे हैं, और सही काम तब कर रहे हैं जब चुंगल में, झांसे में फंस के जो चीजें सामने दिखाई जा रही हैं, आप थोड़े से ज्यादा रसीलेपन के साथ दिखाओगे, कोई कम रसीलेपन के साथ दिखाएगा, कोई मिर्च मसाला डाल के पेश करेगा, कोई कम मिर्च डाल के पेश करेगा, लेकिन उसमें फर्क कुछ नहीं है। फर्क तब है जब आप कोई स्टोरी ऐसे ढूंढोगे जो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, जो छिपाई गई है, और इस दुनिया को सही मायने से उसकी मानवता वापस देने का जो प्रयास है वो पत्रकारिता से ही शुरू होती है। और क्योंकि पत्रकारिता ये चीज भूल गई है और लंबे अरसे तक स्टोरी रहने का प्रयास का अनुवाद ही नहीं है, इसका मतलब है कि हमारे सिद्धांत खत्म हो रहे हैं, हमारी आत्मीयता खत्म हो रही है, और हम सब किसी ना किसी चुंगल में अपने मर्जी के खिलाफ फंसे हुए हैं और हम जानते नहीं हैं। हम इस उधेड़ बुन में है, इस अंधेर काल में है, इस अंत काल में है, कलयुग से भी घनघोर, जिसमें हमें मालूम भी नहीं है कि हम अंधेरे में हैं। हमें रोशनी दिखाई दे रहा है लेकिन है एक कुआं। अब इससे एक बात आती है, एक सवाल और खड़ा होता है, वो ये कि लॉन्ग फॉर्मेट जर्नलिज्म जो है वो उसकी एक बड़ी ही समृद्ध धरोहर जो है अमेरिका में मिलती है। अमेरिकी पत्रकारों ने बड़े बड़े किए हैं और सरकारें गिरी हैं इसकी वजह से। हाँ, और अमेरिका जो है वो एक बहुत ही बाजारवाद और पूंजीवादी देश है। लोग कहते हैं कि जब पूंजीवाद आता है तो लोग जो हैं वो उनके वो काम नहीं करते हैं या उनके इंटरेस्ट इतने जुड़ जाते हैं कि वो कोई कठिन काम करने से बचने लगते हैं। लेकिन अमेरिका में पैसा भी बहुत है और अच्छी पत्रकारिता करने वालों के अपवाद भी बहुत सारे हैं। लॉन्ग फॉर्मेट जर्नलिज्म शायद उन्हीं लोगों ने इजाद भी किया है। और मैं अभी देख रहा था 2 साल पहले या 3 साल पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने वेस्ट एशिया के ऊपर एक 40,000 वर्ड की स्टोरी करी थी, अलग से बुकलेट निकाली थी जिसमें कि लोग शायद साल या 1.5 साल वहां पर रहे थे, 4-5 लोग मिलके। ये जो धरोहर है या ये जो स्टाइल है काम करने का, ये हिंदी में या भारतीय भाषा में या भारत का ही जो अंग्रेजी पत्रकारिता है इसमें ये चीज क्यों नहीं डेवलप हो पाई? तो हाँ, एक हद तक ये सही है कि अमेरिका में बहुत सारे लोग लंबे अरसे तक स्टोरी पर काम करते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो एक अमीर देश है और उसने पूरे दुनिया पर अपनी एक तरह से पूंजीपतियों की जमावट जो है और उससे जो धन इकट्ठा कर पाए दूसरे देशों का हिस्सा छीन कर, उससे उनके पास पैसा बहुत है। तो कुछ पूंजीपति सरकार से मिले हुए होते हैं और कुछ पूंजीपति उसको उलटने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए बैलेंस बराबर हो जाता है। और जो पूंजीपति उलटने की कोशिश करते हैं वो पत्रकारों के साथ मिलते हैं और इनकी निंदनीय षड्यंत्रों से निकाल कर स्टोरी करने के प्रयास को के पीछे पैसे इसलिए फेंकते हैं क्योंकि वो भी उलट चाहते हैं। जो अभी भी देखने को मिल रहा है, हाल ही में अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं और नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने के लिए उसका रिजल्ट जो है कुछ दिनों में ही आएगा, 4-5 दिनों में।
लेकिन अभी भी वहां पर हम कहते हैं कि उनकी पत्रकारिता प्रशंसनीय है, लेकिन निंदनीय भी है, क्योंकि अंधेर बुन में वो भी हैं और हम भी, अलग तरह से, लेकिन दोनों। और जहां तक हिंदी भाषी या दूसरे भारत में भाषाओं की बात है, तो दलित वॉइस जैसे कन्नड़ा में श्रृंखला निकलते थे पिछले 4-5 दशक से, उसमें बहुत सारे चीजें ऐसी हुई जो पहले नहीं हुए थे, और जातवाद पर बातचीत हुई। लेकिन ये जो मध्यम वर्ग, रईसी, ऊंची जात वाले लोगों तक नहीं पहुंची, और हम समझते हैं इसलिए कि भारतीय भाषाओं में लंबे अरसे तक स्टोरी करने का काम नहीं होता है, लेकिन हो रहा है। लेकिन जो कहते हैं ना कि कैडबरीज चॉकलेट जैसे सामने वाले दुकान पे नहीं दिखेगा, पीछे कहीं शेल्फ पे छुपा हुआ रहेगा, और हमें उस चीज का अनुभव नहीं है। इसलिए ज्यादातर अगर आप भारतीय की आजादी की लड़ाई देखें, तो पत्रकारों ने एक अहम श्रेय निभाया है उसमें, और वो हिंदी भाषा, मराठी, बंगाली, उर्दू, ऐसे भाषाओं के पत्रकारिता और उनके प्रयास में ही मिलेगा। लेकिन हमारे देश में जिस तरह से पूंजीपतियों ने एक तरह से लोगों का गला घोट के पत्रकारिता को खत्म करने का एक प्रयास किया है, अलग अलग सरकारों से मिलकर समय के साथ, हमारे सारे जो ढांचे हैं इस गणतंत्र को बुलंद रखने के, हमारे अदालत को लेकर, हमारे सीबीआई जांच के सारे साधन लेकर के पत्रकारिता तक, सारे खोखले होते गए, और हम लोगों ने उसको खोखला कर दिया क्योंकि हम पढ़े लिखे अनपढ़ होते गए, और पढ़े लिखे अनपढ़ होने का नतीजा ये हुआ है। ऐसा नहीं है कि हिंदी भाषा के लोग कम समझदार हैं या ऐसे प्रयास नहीं हुए हैं, बहुत सारे प्रयास हुए हैं, इमरजेंसी के दौरान भी हुए हैं, उसके बाद भी हुए हैं, लोहिया के मूवमेंट के समय में भी हुआ है, और अभी भी कई प्रयास चल रहे हैं। लेकिन ये दैनिक जागरण या टाइम्स ऑफ इंडिया या आज तक या इंडिया टीवी जैसे जगहों में नहीं मिलेंगी, आपको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मिलेगा। जैसे ये कहा जा सकता है कि जब टेलीविजन चैनल शुरू हुए या न्यूज़पेपर चलते हैं, इनमें बहुत पूंजी की जरूरत होती है, तो बड़ा आसान है कि कुछ पूंजीपति इसमें पैसा लगाएंगे, और पैसा लगाने के बाद वो अपने मनमाने ढंग से खबर का जो प्रवाह है उस पर नियंत्रण रखेंगे। लेकिन इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसमें कि लॉन्ग फॉर्मेट जर्नलिज्म को बढ़ावा मिल सकता है, दिया जा सकता है। आपका जो इतना अनुभव है, इसमें आपको क्या लगता है, क्या इस मीडियम का इस्तेमाल आज की हिंदी और भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता में कहीं दिख रहा है? पहले तो मैं अंग्रेजी को भी भारतीय भाषा ही मानती हूँ। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, कश्मीरी, गुजराती, सारे ही भाषाएं 200 साल से लेकर 1000 या 2000 साल तक की भाषाएं सारी इस धरती के हैं, जो भी यहाँ भाषाएं बोली जा रही हैं और समय से बोली गई हैं, इसलिए हमारी वकालत भी इस भाषा में हो रही है। एक तो ये, दूसरा कई प्रयास चल रहे हैं, और हम ना इंटरनेट को एक मतलब एक जादू की छड़ी जैसे मानने लग गए हैं कि या इंटरनेट बहुत बुरा है या बहुत अच्छा है। दोनों ही सच नहीं मानती हूँ। सच कहीं बीच का है, और बहुत पेचीदा उलझा हुआ सच है, जिसमें कुछ है और उसका उलट भी हकीकत एक समय में दोनों चीजें हैं। वो इस तरह से है कि अगर आप कहें कि कौन सी चीजें हैं जिसने समाज को खुरेद कर उसको एक आईना दिखाया है सही मायने से, जो बहुत मुश्किल है देखने को, वो किताबों में भी है, वो अखबारों में भी है, और वो इंटरनेट में भी है, और वो तीनों जगह से गायब है। तो इस पे निर्भर नहीं होता है कि माध्यम क्या है, इस पे निर्भर होता है कि प्रयास किसकी है और उसके पीछे कौन पैसा लगा रहा है। जैसे कि आजकल कई प्रयास चल रहे हैं, कुछ इंटरनेट पे है
और कुछ इंटरनेट से बाहर हैं, जो ये प्रयास कर रहे हैं कि सही मायने से पत्रकारिता को दोबारा छवि, उसकी सही छवि, उसकी सही पहचान वापस कैसे दी जा सके। और उसके लिए उनको पता है कि पूंजीपति डरे हुए हैं कि उन पर टैक्स के केस हो जाएंगे, सीबीआई पीछे पड़ जाएगी, धमकियां दिए जाएंगे, इसलिए वो डर रहे हैं पैसे लगाने पे सरकार की निंदा करने से, खासकर जब सरकार तानाशाही मानी जा रहे हो। तो उस समय में कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हम थक गए हैं, हम पैसे दे देंगे, लेकिन आप हमारा नाम नहीं लिखना कि हम फलाने ने दिया है पैसे। टैक्स वालों को दिखाना है तो दिखा दीजिए, लेकिन सामने छवि में। तो ऐसे भी प्रयास है। कुछ लोग बड़े इनकलाबी दौर में खड़े हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम सही मायने की पत्रकारिता के पीछे पैसे लगाएंगे। ऐसे भी लोग हैं। हम ऐसे मायूस ना हो और तानाशाही लोगों को और पावर ना दे जो उनके पास नहीं है। हम उनको और भी पावर देते हैं, अपने आप को नकारते हुए और कहते हुए कि नहीं जी, सारा ध्वस्त हो गया है, सब कुछ खत्म। अगर ऐसे होता तो उनको लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उनको नए नए जाल में फंसाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर सारा कुछ ऐसा इतनी आसानी से सब छिन गई होती। हाँ, कुछ हद तक सारी चीजें टूटी हुई हैं, बिखरी हुई हैं, लेकिन उसका उलट के भी प्रयास हो रहे हैं। हो सकता है हमें दिखाई ना दे, लेकिन इसलिए भी दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो बहुत बड़े पैमाने पर सामने के पर्दे पे नहीं दिखेंगे अब हमें। लेकिन आप ये भी समझिए कि कई बार बहुत अच्छी पिक्चर देखने को मिलती है, लेकिन वो बहुत अच्छी पिक्चर सुपरहिट नहीं होती है ना। इसका ये मतलब है नहीं कि बहुत अच्छी पिक्चर बन नहीं रही है। इसका ये मतलब है कि वो तू तक तूतिया सामने हमें देख रहा है, उसके पीछे और बहुत से अच्छे सुंदर गाने, सुंदर पिक्चरें बन रही। इसी तरह से पत्रकारिता की दुनिया में भी सेम चीज है। हमें इतनी आलसीपन नहीं दिखानी चाहिए। हम जो खबरें खरीदते हैं, जो खबरें देखते हैं, हम पर भी उन पर एक जिम्मेदारी होती है कि अगर हमें सही चीज चाहिए तो उस चीज को खरीदें, उस चीज पर पैसा डालें। तो कुछ ऐसे प्रयास हैं जो कह रहे हैं कि हम बड़े पूंजीपतियों से पैसे लेंगे ही नहीं, हम हर एक से थोड़ा थोड़ा पैसा लेंगे कि आपसे 2 रुपए ले लिए, सबसे 2 रुपए ले लिए, और उससे काम चल जाता है। हम बहुत सारे पैसे नहीं लेंगे, लेकिन इतना कि चल जाए काम। एक वो भी ढांचा तैयार हो रहा है। उसके साथ एक तीसरे ढांचे, और सब लोग इसका एक मसाला मिक्स बना रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि थोड़े बहुत पूंजीपति से ले लेंगे जो सरकार से टक्कर लेने के हिम्मत दिखा रहे हो, और साथ में कुछ जिसको हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, मतलब थोड़े से अमीर व्यक्ति जिनमें हिम्मत हो, जिन्होंने कुछ पैसा बनाया हो और कुछ फेंकने के लिए राजी हो, उनसे जाकर पैसे ले। और कुछ ऐसे लोग जो जिन्होंने संस्थाएं खड़ी करी हैं सिर्फ इसलिए कि गणतंत्र बनाए रखें, और गणतंत्र बनाए रखने के लिए हमारे संविधान के उसूल कायम हो, जहां पर टूटे हैं, बिखरे हैं, उसको वापस जोड़ने का जो प्रयास चल रहा है, उस पर पैसे डालने के लिए लोग तैयार हैं। और वो लोग भी समझते हैं इस पत्रकारिता, सच्चे मायने पे पत्रकारिता की अहमियत, और उस पे लगाते हैं। तो कुछ फंडिंग वहां से मिलती है, कुछ पैसे वहां से मिलते हैं, और कुछ कि जो हर एक व्यक्ति के पास जाते हैं कि भैया आप अखबार के लिए 1.5 रुपए 2 रुपए खर्च कर रहे हो, तो ये नेट पर उसी को समझ लीजिए कि अखबार का ही टाइप का कुछ है। वीडियो भी है उसमें, गाने भी हैं, मनोरंजक चीजें भी हैं, आपको अपना होरोस्कोप भी देखने को मिल रहा है, कार्टून भी देखने को मिल रही है, और कुछ सही मायने पर बहुत बड़े बड़े खबरें जो सामने में नहीं नजर आती हैं पर्दे के पीछे, वो भी हम सामने लाने की हिम्मत कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए अगर आपको ये ऐसी खबरें चाहिए और आपको सही माने पर सच की पहचान चाहिए, तो उस पर थोड़ा बहुत तो पैसे डालोगे यार। एक पिक्चर की टिकट के पैसे डाल दो, या एक आइसक्रीम के पैसे तो डाल दो उस पे। ये रेवती जी, आखिरी सवाल। आपने आप टीवी पत्रकारिता करी, आपने किताब भी लिखी,
और अब आप जो है अपनी किस्सा गोई को कुछ नए आयाम दे रही हैं। तो क्या ये तीन अलग अलग प्रोफेशन हैं या एक ही प्रोफेशन के तीन अलग अलग रूप हैं? कहानीकार कहानीकार होता है, चाहे वो कहानी गाकर बताएं, चाहे वो कहानी आपके सामने में घर घर पर घंटी बजाकर बोले कि भैया मेरी कहानी सुन लो, जैसे पुराने जमाने में होता था। और जो हम दोबारा करने की कोशिश कर रहे हैं अभी अपने नए प्रयास से, वो कहानियां ही सुनाने का काम है। या टीवी पर करें या नेट पे दिखाएं, कहानी आखिर कहानी होती है और सच बताने का प्रयास हमारे रगों में है अब। तो चाहे कुछ भी हो, लोग कहते हैं कि कोविड की बीमारी है, हमें सच की बीमारी है और उसको हम कभी ठीक नहीं होने देंगे। धन्यवाद रेवती जी, आप आपस की बात में आई और आपने बड़े अच्छे तरह से अपने विचार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया बुलाने के लिए और इनकलाब।